जय हिंद साथियों। हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप ज़्यादातर जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो वर्ग 2 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ईश्वर से कामना है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और सफलता अर्जित करें। आज इस वीडियो में हम देखते हैं जो कि वर्ग 2 के टॉपिक में सिलेबस में दिया हुआ है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, परिनिष्ठ आदि भाषाओं के संबंध में बताया गया है। तो आज यहाँ हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। ठीक है, ये नेशनल लैंग्वेज, इसका क्या स्वरूप है और संविधान में कोई प्रावधान है कि नहीं है। महत्वपूर्ण जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रचलित भाषा, अर्थात आम जन की भाषा, जिसे हम जनभाषा भी कह सकते हैं। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता को पूरा करती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, परंतु राष्ट्र के जन जन एवं स्थानीय व क्षेत्रीय हितों के ऊपर उठकर अर्थात अनेक भाषाओं में किसी एक भाषा को प्रमुखता से राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक मान लिया जाता है, तो वह राष्ट्रभाषा होती है या राष्ट्रभाषा का स्वरूप ले लेती है। आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम, भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। भारत हो या किसी भी देश हो, जहाँ स्वतंत्रता और जनमानस में एकता का जब भाव निहित रहता है, तो वहाँ पर फिर राष्ट्रभाषा की आवश्यकता या उसकी ज़रूरत होती है। भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने की। यही कारण है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेष रूप से कब तक 1900 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रभाषा बनी रही और उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यावहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। इस पॉइंट को नोट करना होगा हमें कि जो राष्ट्रभाषा है उसका संविधान में कोई ना तो नाम दिया है और ना ही राष्ट्रभाषा के संबंध में कोई संविधान में प्रावधान, अनुच्छेद, भाग कुछ भी नहीं है। यह कैसी है? प्रयोगात्मक, यानी कि आम जनता के द्वारा प्रयोग और व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं प्राप्त परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का कार्य करती है। अर्थात राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। कैसा होता है? राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है, तभी तो उसका नाम राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है और इसे व्याकरण सम्मत भी होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा हमेशा स्वाभाविक ही हो सकती है, क्योंकि यह राष्ट्र जनता का भावनात्मक लगाव होता है। ठीक है, आगे इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो क्या दिए गए हैं कि राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुकूल किसी भी रूप में ढाला जाता है। देखो, जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या कुछ भी भाषा, पुस्तक, कुछ भी, हम जीव निर्जीव में कुछ भी ले सकते हैं कि उसकी व्यापकता और उसका वैभव कब बढ़ता है? जब कहीं ना कहीं उसमें जो सर्वहित और जन समुदाय के लिए वह सुलभ,
साधारण और आसान उपयोगी बनती है। तो राष्ट्रभाषा भी इसी तरह से है, संपर्क की भाषा है, उसमें लचीलापन है और जो है सरलता है। तो इसीलिए राष्ट्रभाषा का स्वरूप कैसा होता है, विराट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा में अंग्रेजों का क्या योगदान रहा। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है और इसमें जो दिया गया है कि हिंदी दीर्घकाल से सारे देश में जन जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं बल्कि पूरे भारत के आचार्यों वल्लभाचार्य, रामानुज आदि ने भी हिंदी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया था। अधिकांश संत कवियों, जिनमें उत्तर भारत के कबीर, तुलसी, मीरा आदि, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने इसी भाषा में अपने धर्म साहित्य का माध्यम बनाया है। मतलब राष्ट्रभाषा के माध्यम से उन्होंने अपने जो धर्म और साहित्य दोनों को आगे बढ़ाया, उसका प्रचार प्रसार किया, उसको लिखा भी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को क्या कहा है। क्वेश्चन इस तरह से भी आप लोगों को दिया जा सकता है। तो क्या कहा है, आम बोलचाल की महाभाषा, ग्रेट लैंग्वेज फ्रैंका, ठीक है, कहा है। तो अपन को इंग्लिश से कुछ नहीं लेना देना, अब तो हिंदी में याद रखिए कि ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है। आगे हम देखते हैं कि इन विद्वानों के मंतव्यों से स्पष्ट है कि हिंदी की व्यावहारिक उपयोगिता, देशव्यापी प्रसार एवं प्रयोगगत लचीलेपन के कारण अंग्रेज़ों ने हिंदी को अपनाया। उस समय हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा मानी जाती थी। अच्छा, ये यहाँ पर जो दिया है कि हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा, तो आपको याद दिला दूँ मैं कि उर्दू जो है कहीं बाहर से नहीं आई है, उर्दू हिंदी का ही परिवर्तित रूप है। ठीक है, उसमें कुछ विदेशी या आगत शब्दों का प्रयोग करके एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाषा शैली दोनों में परिवर्तन किया गया है। बाकी हिंदी की ही उपज उर्दू है, उर्दू कोई बाहरी भाषा नहीं है। तो क्या बताया है इसमें कि उस समय हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा मानी जाती थी जो 2 लिपियों में लिखी जाती थी। अंग्रेज़ों ने हिंदी के प्रयोग में लाकर हिंदी की महती संभावना की ओर राष्ट्रीय नेताओं एवं साहित्यकारों का ध्यान खींचा। तो ये तथ्य जो है, कुछ तथ्य उपयुक्त नहीं है। अंग्रेज़ों ने हिंदी के प्रयोग में ला करके, वो तो अंग्रेज़ों के द्वारा ही हिंदी को दबाया गया था, उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था, ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ों से पहले और मुग़लों के जो आक्रमण से पहले हमारी भाषा का स्वरूप क्या था, पहले कौन सी थी, संस्कृत थी। संस्कृत के 2 रूप थे, कौन से, लौकिक, पहले तो था वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। फिर संस्कृत से जो कहीं ना कहीं भाषा कैसी है, जब हम भाषा की विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, तो जब हम भाषा को पढ़ते हैं तो पहले भाषा के यदि हम क्रम को देखें तो पहले आई संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, बीच में थोड़ा सा अवहट्ट का भी समय रहा, उसके बाद हिंदी और परिनिष्ठ हिंदी, और बीच बीच में जो बोलियां थीं जैसे अवधी, ब्रज, इनका भी साहित्यिक लेखन में बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। तो हिंदी बहुत पहले से थी, हिंदी का स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन होता रहा है। आगे हम देखते हैं स्वतंत्रता के समय जो हिंदी को अंग्रेज़ों के द्वारा दबाया चपाया गया था और मुग़लों के शासनकाल के बाद फिर अंग्रेज़ी शासनकाल आया, तो उस बीच में कहीं ना कहीं हिंदी का स्वरूप धूमिल हो रहा था। उसमें धर्म समाज सुधारकों का क्या योगदान रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो धर्म समाज सुधार की प्रायः सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्व को भांपा और हिंदी की हिमायत की, यानी कि उसको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन
दिया। नंबर 1 पर हम देखते हैं, सबसे पहले है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में संस्थापक रहे राजा राम मोहन राय ने की। इन्होंने कहा था कि इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ब्रह्म समाज जी केशव चंद्र सेन ने 1875 ईस्वी में एक लेख लिखा था, भारतीय एकता कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा था, उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार होना चाहिए। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। या हिंदी अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाई जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र संपन्न हो सकता है। एक अन्य ब्रह्म समाजी नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के विकास के लिए सतत योगदान दिया। आगे हम देखते हैं कि आर्य समाज, तो 1875 ईस्वी में संस्थापक दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। गुजराती भाषा भाषी थे एवं गुजराती व संस्कृत के अच्छे जानकार थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने भी जो हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। राष्ट्रभाषा से संबंध में और महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद फिर हम आएंगे राजभाषा पर, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए और अपने विचार दीजिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।